सिविल सर्विसेज को नहीं देखा जाता है। आप सेंटर में भी देखें तो चाहे आप लैटरल एंट्री की बात करें या सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम की बात करें, तो एक ऐसा एटीट्यूड है गवर्नमेंट्स का कि जहां पर उनको नज़र आता है योग्य टैलेंट, वो उसको अपने जहां जहां उनको लगता है आवश्यकता है उसके हिसाब से उसका उपयोग करते हैं। तो ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि मुझे योग्य समझा गया इसके लिए, और मैं यथाशक्ति कोशिश करता हूं कि अपना काम ठीक से करूं। ब्रजेश जी, यहाँ तो हम जैसे पत्रकारों के दिन भर फोन आते रहते होंगे, ये काम है, ये उधर काम है, इधर कर दो, सीएम साहब को बुला दो, उनकी बाइट दिलवा दो। कितना मुश्किल होता है अगर मान लो एंटी कुछ कैंपेन जा रहा हो या कुछ एंटी से खबरें जा रही हो, उन सबको संभाल कर देखना, खासकर सीएम ऑफिस से जब आप जुड़े हो। काफ़ी मैच्योरिटी होती है पॉलिटिकल सिस्टम में। मुझे नहीं लगता कि इसको कोई पर्सनलाइज तरीके से देखा जाता है। तो जैसे अब देखिए, मैं ऑलमोस्ट 10 साल से, पिछले 10 सालों में मैं 5 साल पहले DGIPR रहा पिछली गवर्नमेंट में, और इस गवर्नमेंट में भी मैं माहिती और जनसंपर्क जो विभाग है वो देखता हूँ। एक बड़ा क्लैरिटी गवर्नमेंट में इस तरह की है कि अगर कोई चीज़ छपी है या कोई चीज़ आई है तो उसमें दो चीज़ हो सकती है कि या तो वो गलत है या तो वो सही है। अगर वो गलत है तो उसका जवाब दिया जाए और सही तथ्य पेश किए जाएं, और वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अगर वो सही है तो इट शुड बिकम अ फीडबैक मैकेनिज्म, एंड दैट इज द रोल ऑफ प्रेस। कि आप अगर कोई चीज़ गलत दिखाई देती है समाज में, गवर्नेंस में कोई आपको गैप्स दिखाई देते हैं, तो वो आप बताएं और उसका फीडबैक, उसका संज्ञान लिया जाता है सरकार में। और मैं आपको रियली बताऊं कि जो भी आप कंस्ट्रक्टिव सजेशन देते हैं उसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है। इसको रोज स्टडी किया जाता है और बॉसेस के पास ब्रीफिंग होती है कि देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ गलत तरीके से दिखाई गई, इसका हमने जवाब दिया, और ये चीज़ है, ये इसमें अपनी गलती नज़र आती है और इस पर हमने स्टेप्स लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत अच्छा फीडबैक लूप, और मैं प्रेस का इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप हमको आईना दिखाते हैं, और गवर्नेंस में जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं उसमें आपका एक बहुत बड़ा हिडन रोल है। एक 5th पिलर आ गया सोशल मीडिया। तो जो आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो उसमें भी इतनी नुक्ताचीनी होती है, जिसको संभालने के लिए आप साइबर क्राइम वगैरह देखते हो, फैक्ट चेक यूनिट बन गई है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए क्या करते हो? अगर पकड़ा भी जाता है तो उनको सजा देने के लिए अभी तो ऐसा कोई बड़ा प्रावधान नहीं है। तो कोई गलत सोशल मीडिया में खबर चला रहा है, आप सोर्स तक पहुंच जाते हो, लेकिन उसके लिए सजा क्या है ये जनता को पता नहीं चलती। आप जो अच्छा काम करना चाह रहे हो वो जनता लगता है सोशल मीडिया पर देख के एकदम उल्टा हो रहा है। तो एज एन साइबर एक्सपर्ट इसको ट्रैक डाउन करना, उनको सजा दिलवाना कितना मुश्किल काम होता है? मेरे ख्याल से ये एक लार्जर इशू है दुनिया के सामने, गवर्नेंस ऑफ द इंटरनेट। जब देखिए इंटरनेट बना तो वो इस तरह बना कि एक सेक्शन 230C ऑफ कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट है US का, उसके तहत एक चीज़ आई जिसको कहा गया सेफ हार्बर। सेफ हार्बर में आपके प्लेटफॉर्म पर अगर कोई कुछ भी करता है तो उसकी आपकी नैतिक जिम्मेदारी या आपकी कोई लीगल जिम्मेदारी बनती नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक ऐसी जगह बन गए जहाँ पर आपको एक उन्मुक्त एक्सप्रेशन की जगह मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आई, उस पर सोशल इंजीनियरिंग की तरह की चीज़ें हुई, साइबर क्राइम आया, अलग अलग तरह का रेडिकलाइजेशन आया, मोबिलाइजेशन आया, और इसमें जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म्स की होनी चाहिए। 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरी एथिक्स गाइडलाइंस एंड कोड जारी किया, और मुझे लगता है गवर्नेंस के बजाय एक सदसद विवेक बुद्धि होनी चाहिए लोगों में, और इट इज़ अप टू द यूज़र टू अंडरस्टैंड कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, उसके क्या परिणाम होंगे, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, और अल्टीमेटली सरकार का क्रिटिसिज्म होना लाजमी है। अगर प्रेस नहीं करती तो लोगों ने खुद ने करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट अल्टीमेटली इज़ अ सर्विस फॉर द पीपल, और जहाँ गलत है वो बताया जाए और उसका संज्ञान लिया जाएगा। कोई चीज़ अगर पेटेंटली रॉन्ग है, कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ क्राइम बन रही है, तो उसके लिए डेफिनेटली कायदा है, कानून है, जहाँ उल्लंघन होता है उसका, उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको ढूंढकर उस पर पनिशमेंट की जाएगी। एक डेटा देख रहा था कि जब आप IG CID थे तो आपने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी जो काफ़ी महाराष्ट्र में अभी तक पॉपुलर है, इसको क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर महाराष्ट्र पुलिस। आपने 1100 पुलिस थानों को इस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा था। ये कितना मुश्किल काम था, क्योंकि वैसे भी आप जानते हो पुलिसिंग में लोगों को लगता है कि अब पुलिस वाले आ गए, काम सॉल्व हो गया, लेकिन जो क्रिमिनल को ट्रैक करना, क्राइम को ट्रैक करना, वो भी साइबर तरीके से, वो भी 1100 थानों को जोड़ना कितना मुश्किल था? नहीं, CCTNS एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, और आज से 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी थी, और एक बड़ा अच्छा उन्होंने कोशिश की कि जिस तरह एक ERP सिस्टम होता है,
कॉर्पोरेट में, उस तरह पुलिसिंग का एक पूरा सिस्टम देश में हो जाए। तो 7 इंटीग्रेटेड फॉर्म्स बनाए गए और आप चाहे कहीं एफआईआर कराएं, आपको एक कॉमन फॉर्मेट है एफआईआर का। एफआईआर डिजिटली रजिस्टर होती है और इन्वेस्टिगेशन की सारी स्टेप्स डिजिटली की जाती हैं। इससे एक पीछे डेटाबेस बनता है और इस डेटाबेस का फिर आप उपयोग कर सकते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, ट्रायल में और हर चीज़ में। तो ये उस समय महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश करना था और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। आप सोचिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में सीईओ होते तो स्केल ऑफ प्रोजेक्ट देखिए कि सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट और 1100 इंस्टॉलेशन और हज़ारों किलोमीटर का महाराष्ट्र, लेकिन बहुत थोड़े समय में हमारे लोगों ने ये करके दिखाया। और हमने CCTNS मैंने चार्ज लेने के बाद में उसका उद्घाटन हुआ 2015 सितंबर में, हमने इसको चालू किया और ये आज तक बड़े अच्छे से चल रहा है। और पूरे देश में ये सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, बट महाराष्ट्र एक राज्य था जिसने बड़े सक्सेसफुली करके दिखाया कि CCTNS पुलिस का पूरा रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो सकता है। पुलिस कैन बी डिजिटल, पुलिस कैन यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और वहाँ से काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स शुरू हुई। जिस प्रकार पुलिस को देखा जाता है, या एक जनरली सोचा जाता है कि एक पुलिस एक पुरातन सी चीज़ है या टेक्नोलॉजी नहीं जानती। अगर आप देखें तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी लॉ इन्फोर्समेंट में आज यूज़ होती है, वो शायद बाकी किसी फील्ड में यूज़ नहीं होती है। चाहे बैलिस्टिक्स हो, चाहे फोरेंसिक्स हो, चाहे साइबर हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, लॉ इन्फोर्समेंट इज़ यूजिंग लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आई थिंक महाराष्ट्र उसमें अग्रणी है। इनफैक्ट वी वेर वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स कि हमने 2015 में एक साथ 47 साइबर लैब शुरू की। और जब हमने लैब शुरू की तब सबने कहा कि आप ये क्या शुरू कर रहे हैं, कि इतने खर्चे की क्या ज़रूरत है कि आप करोड़ करोड़ रुपए का सामान जो है साइबर फोरेंसिक्स का और इन्वेस्टिगेशन का वो लातूर, परभणी, नंदुरबार सब जगह दे रहे हैं। लेकिन उस समय की सरकार का विजन था, उन्होंने पहले देखा कि साइबर क्राइम शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम देश के सामने बनने वाला है और महाराष्ट्र ने इससे पहले इंप्लीमेंट कर डाला। तो वी वेर फर्स्ट इन द कंट्री, वी हैड द लीडरशिप इन द कंट्री टू क्रिएट 47 साइबर लैब्स एट वन गो। और उसका एक साथ उद्घाटन हुआ था 15 अगस्त को और वो लैब्स आज तक चल रही हैं। वैसे भी हम लोग जो दिल्ली में बैठ के मुंबई पुलिस को देखते हैं या जब भी मुंबई आते हैं पुलिस को देखते हैं, मुझे लगता है एक अपराधियों में हो चाहे जनता में खौफ रहता है। मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल भी एक डंडे में रहता है, डंडा लेकर खड़ा रहता है, तो मुझे लगता है अधिकारी डर जा, जो भी अपराधी हो या क्रिमिनल माइंड का वो डर जाता है। साइबर क्राइम तो बहुत आगे की चीज़ है। सारे डॉन जो एक जमाने में मुंबई बसते थे, सब लगता है विदेश चले गए, कुछ खत्म हो गए। सबके फोन कहीं ना कहीं किसी सैटेलाइट फोन से आ रहे हैं, कभी किसी थ्रेट आ रहा है, कभी सलमान पे थ्रेट आ रहा है, कभी किसी और एक्टर पे थ्रेट आ रहा है। तो कितना आसान होता है ट्रैक करना उनको, कौन थ्रेट दे रहा है। सिक्योरिटी तो आप लोग दे दोगे, उनको ट्रैक करना, उनको दुनिया में कहां पे छुपा है उसको पकड़ना, क्या ये संभव हो? कहूँगा कि चाहे बिटकॉइन हो, चाहे VoIP कॉल हो, चाहे कोई एनक्रिप्शन आप यूज कर रहे हो, द इंटरनेट इज अ टैटू और डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ कहीं जाती नहीं है। तो हो सकता है आप अभी ना पकड़े जाएं, लेकिन थोड़े दिन बाद डेफिनेटली उसके सारे ट्रेसेस मिलना शुरू होते हैं। और आप हमेशा देखेंगे कि डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो काफ़ी पेनस्टेकिंग होते हैं, काफ़ी कैपेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूट की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग सर्वर्स पर डेटा होता है, अलग अलग देशों से डेटा मंगाया जाता है, इसका एनालिटिक्स करना पड़ता है। पर अब ये हमारी कैपेबिलिटी दोनों बढ़ चुकी है। आप हमारे यहाँ के अधिकारियों से आकर बात करें जो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, दे विल पुट एनी कॉर्पोरेट टू शेम, क्योंकि इतनी अच्छी कैपेबिलिटी हमारे यहाँ इन हाउस डेवलप हो चुकी है। आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केस देखें, चाहे जैसे आप देखें कॉस्मोस बैंक का इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था, उसमें 2.5 घंटे में 29 कंट्रीज में 20,000 ट्रांजैक्शन हुए थे जहाँ पर ATM से विड्रॉल हुए थे। उसका सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ किया गया। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट केसेस दैट महाराष्ट्र साइबर हैंडल्ड। इसी में ब्रजेश जी क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो जाता है। आप खुद कंप्यूटर पर देख रहे हो, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए, बटन दबाया पैसे गायब हो गए। आप साइबर थाने में जा रहे हो, आप ठीक है, आप क्लिक करके आप कंप्लेन कर दे रहे हो, कंप्यूटर पे ही कर दे रहे हो, लेकिन इस सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है? लोगों के पैसे वापस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? एक बड़ा अच्छा काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कब तक फुल प्रूफ होगा? 1930 एक नंबर है, वो आप सबको बता दें, 1930। सो फ्लाइट ऑफ मनी एक चीज होती है कि जैसे आपका सपोज कीजिए 50,000 रुपया आपको किसी ने कन्विंस कर दिया, आपने OTP दे दिया, उसने आपके 50,000 रुपए निकाल लिए। वो पैसा इमीडिएटली 8-10 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है और 8-10 जगह जंप कर भाग जाता है। उसको इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल होता है बिकॉज रियल टाइम ट्रांसफर मनी का हो रहा है सब जगह पर। और
इन्वेस्टिगेशन एक पोस्ट फैक्टो चीज है, लेकिन 1930 पे आपका जैसे पैसा जाता है आप कॉल करें, वो उस ट्रांजैक्शन को रोक देंगे, तो आपका फ्लाइट ऑफ मनी रुक जाएगा, वो पैसा फ्रीज हो जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छी एक अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने की है। इसके अलावा आप खुद कंप्लेंट कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब भारत में आप देखें कि सारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस चेंज हो गया है, और जो नए एक्ट्स आए हैं इसमें अब आप ईमेल से एफआईआर कर सकते हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से एफआईआर कर सकते हैं, और 3 दिन बाद आप चाहें तो आप जाकर पुलिस स्टेशन में आप अपनी एफआईआर को कंफर्म कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें आसान जो निकला वो वापस आने का स्कोप रहता है क्या? जो ले गया वो वापस आने का स्कोप होता है? काफी रिकवरी है, आप चेक करें, cybercrime.gov.in से आप चेक करें या 1930 के आप स्टैटिस्टिक्स चेक करें। सो काफी अच्छी रिकवरी है। आरबीआई ने भी एक ऐसा सर्कुलर जारी किया कि जो पैसा जाता है उसमें अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ना हो तो लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर इज लिमिटेड टू 25,000 रुपीज। समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि पैसे की रिकवरी होती है। ब्रजेश जी, अब थोड़ा मैं ब्रजेश जी उस स्कॉलर के बारे में बात करना चाहूँ। मैं आपका बायोडाटा देख रहा था, बैचलर इंजीनियरिंग इन माइनिंग, एमए साइकोलॉजी, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर फोरेंसिक्स, पीजीडी फॉरेन ट्रेड। एक जमाना था जब बच्चा पैदा लेता था, ज्योतिषी के पास माँ बाप ले जाते थे हमारे दौर में, तो कहता था बच्चा बहुत पढ़ेगा, माँ बाप भी खुश, बच्चे का पूरा परिवार खुश। अगर अब कह दिया जाए बच्चा बहुत पढ़ेगा तो बच्चा ही ज्योतिषी की पिटाई कर देगा, अरे कितना पढ़वाएगा मुझे। तो इतना पढ़ने के बाद अब 2 किताबें भी आपने लिख दी हैं, डेंजरस माइंड्स ऑफ इंडिया, क्वांटम सीज। समय कैसे मिल रहा है इतने बिजी लाइफ में आपको, या पैशन है आपको किताब? नहीं, देखिए, इफ यू रियली वांट समथिंग यू विल ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर इट। तो समय मिल जाता है। मैं थोड़ा सा नाइट आउल हूँ, तो रात में मुझे समय मिलता है। सब कुछ करने के बाद में एक अपने लिए जब समय मिलता है तो उसमें लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, कोडिंग करता हूँ। और इस समय मेरी एक तीसरी किताब भी आने वाली है। आई हैव रिटन अ लार्ज वर्क ऑन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जो नवंबर में पेंगुइन बुक्स की तरफ से आने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि वो बुक भी आप पढ़ें। तीसरी किताब एंशिएंट इंडिया पे लिख रहे हो आप, जबकि हिस्ट्री से कहीं मैंने देखा नाता भी नहीं है आपका। इंटरेस्ट है इस देश के कल्चर में, इसकी हिस्ट्री में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरीड कंट्री। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहा है अपने कल्चर में, अपनी हिस्ट्री में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी दृष्टि से लोग भी उसको जानना चाहें, क्योंकि हमारा खुद के प्रति देखने का जो तरीका है वो बड़ा एक बोरोड है। वी लुक एट अस फ्रॉम वाइट मैन्स आइज, और मैं चाहता हूँ उस चीज़ को चेंज करना, और इसीलिए मैं हिस्ट्री पे बुक लिखा। ब्रजेश जी, आखिरी सवाल। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा दिल्ली के करोल बाग में IAS के जो बच्चे ट्रेनिंग वाले थे, जो कोचिंग कर रहे थे, वो बेचारे कुछ डूब के मर गए। बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे IAS बनना चाहते होंगे, IPS बनना चाहते होंगे, हो सकता है इस क्राउड में कई यंग बच्चे हैं। क्या संदेश है उनके लिए? कितनी मेहनत करो, कोचिंग जाना है कि नहीं जाना है? आप 96 तो जो 28 साल हो गए आपको इस सर्विस में, नई पीढ़ी कैसी लग रही है जो आ रही है, या बच्चों को क्या संदेश देना? मुझे लगता है एस्पिरेशनली बहुत अच्छी चीज़ है। एक बड़ा अच्छा करियर है अगर आपके पास में पब्लिक सर्विस के लिए डेडिकेशन हो, अगर आपका उस तरह का मादा हो, अगर आपके पास में इतना पेशेंस हो कि आप पब्लिक सर्विस के लिए काम कर पाएँ डेडिकेटेड तौर पर, तो डेफिनेटली बहुत ही सेटिस्फाइंग करियर है। और द स्केल विच गवर्नमेंट गिव्स वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको किसी प्राइवेट कंपनी में कहीं पे भी आपको जो स्केल गवर्नमेंट देती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आप एक डीपली सेटिस्फाइंग करियर चाहते हैं और आप में इतना डेडिकेशन है, तो आप डेफिनेटली ट्राई करें सिविल सर्विसेज के लिए। चलिए ब्रजेश जी, बहुत बहुत आप हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम दुआ करते हैं कि आप दिल्ली और पूरे देश को ऐसे ही साइबर एक्सपर्ट बनाने में मदद करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रजेश जी, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ब्रजेश सिंह जी। मैं